नमस्कार मित्रों, सभी को वंदे मातरम। आज वीकली करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर हम कुछ ऐसे मुद्दों की चर्चा करेंगे जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। और डेफिनेटली आई एम श्योर अबाउट इट कि जो मैटर आपके सामने पड़ा है उसमें से 50% आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आपका ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं वीकली करंट अफेयर्स क्लास के अंदर कुछ मुद्दों के बारे में। देखिए, अभी 2 दिवस काफ़ी जून महीने में महत्वपूर्ण रहे थे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने की थी। तब से 2015 से ये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया गया। ठीक है, इस 23 जून को एक और भी डे आता है, वह यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र पब्लिक सर्विस डे और एक इंटरनेशनल विडो डे। ये 3 यानी विधवा दिवस भी आता है और अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक सर्विस डे भी आता है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी आता है। ठीक है, वो 23 जून को है। एक और चर्चित चेहरा गीता पासी, ये अमेरिका की मूल निवासी हैं लेकिन भारतीय मूल हैं, भारत से संबंधित है गीता पासी। इनका अमेरिकी राजदूत के तौर पर इथियोपिया में इनको अमेरिका का राजदूत बनाया गया है। अमेरिका की राजदूत बनी है इथियोपिया के अंदर, जिसका नाम है गीता पासी। अमेरिका की है लेकिन भारतीय मूल की महिला है, इसलिए हमारे एग्जाम का मैटर बन सकती है। इथियोपिया, इसका पहले नाम था अबिसिनिया। विश्व के कुछ एक गरीब देशों में शुमार अबिसिनिया या इथियोपिया में गीता पासी जो है वह अमेरिकी राजदूत नियुक्त हुई है। नेक्स्ट मुद्दा है मिशन जीरो। ये मिशन जीरो जो है मुंबई के अंदर मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की गई है, जो कोविड-19 के लिए एक मोबाइल डिस्पेंसरी यानी एक वैन शुरू की गई है, जिसके जरिए घर जाकर कोविड-19 या कोरोना की टेस्टिंग की जा सकती है। वैसे ही मुंबई में एयर वैनिटी एप्लीकेशंस की शुरुआत हुई थी पहले भी, जो मैंने शायद आपको पिछले वीडियो के अंदर वीकली करंट अफेयर्स के अंदर बताया था। एक बहुत ही चर्चित, देखिए कंपटीशन एग्जाम में या तो देखिए एग्जैक्टली कंपटीशन एग्जाम में कौन से मुद्दे आते हैं जिसका लिंक कहीं ना कहीं भारत या आपके राजस्थान राज्य से संबंधित हो, ठीक है, और वह मुख्य चर्चा में हो, यानी आपके जीवन को कहीं ना कहीं या तो प्रभावित करता हो या भारत या राजस्थान का नाम रोशन कर रहा हो, या कुछ अटपटा सा नाम हो जो बिल्कुल डिफरेंट, सुनने में बोलने में बड़ा अटपटा सा लगे। तो ऐसी चीजें अक्सर एग्जामिनेशन बोर्ड पूछता है, इसलिए मैंने एक अटपटा सा नाम ढूंढा है इस वीक में। एक टू खेलो एक टू पढ़ो, बड़ी डिफरेंट चीज है। यह एक लर्निंग ऐप योजना है जो त्रिपुरा राज्य ने लॉन्च की है। हालांकि ये त्रिपुरा से संबंधित है, राजस्थान से नहीं है, फिर भी मैंने इसको ऐड किया क्योंकि ये बड़ा अटपटा सा नाम है। ठीक है, तो शायद पूछा जा सकता है एक टू खेलो और एक टू पढ़ो लर्निंग योजना त्रिपुरा ने शुरू की है। आपने काफी बचपन से सुना होगा WWE जो बॉक्सिंग रेसलिंग जो होती है, जिसमें अंडरटेकर काफी चर्चित चेहरा था। इन्होंने हाल ही में WWE से संन्यास ले लिया है, ध्यान दीजिएगा, मुद्दा पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मुद्दा है स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वह यस बैंक ने शुरू की है, जो स्पेशली कोविड-19 की वजह से ही शुरू की गई है। एक और मुद्दा है जो मुझे लग रहा है कि आपके एग्जाम में ज्यादा मैटर कर सकता है। एक मैग्लेव हाई स्पीड बुलेट ट्रेन स्टार्ट की है चीन ने। ठीक है, वैसे बुलेट ट्रेन की एवरेज जो स्पीड होती है
वह 300 किलोमीटर पर आवर होती है, ठीक है। लेकिन इस मैंगलेव की स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो सीधी डबल है बुलेट ट्रेन की, जो चाइना ने अभी तक परीक्षण किया है, अभी तक इसको चालू नहीं की है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्पीड है। आपको शायद पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं। एक एरोप्लेन होता है, उसकी स्पीड होती है 800 किलोमीटर पर आवर एवरेज, यानी कहीं ना कहीं एरोप्लेन के आसपास पहुंच चुकी है बुलेट ट्रेन, ठीक है, जिसका नाम है मैंगलेव। एक नेक्स्ट मुद्दा है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स का पेटेंट किस संस्था ने करवाया है? तो इसरो ने करवाया है। इसरो, जिसे इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो, जिसका मुख्यालय जो है वह आपके बेंगलुरु के अंदर है। इसरो भारत का एक अंतरिक्ष संस्थान है जिसने लिक्विड कूलिंग एवं हीटिंग गारमेंट्स का पेटेंट करवाया है। आपको पता होगा कि भारत के जो नेक्स्ट मिशन है, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया गया था, जिसमें विक्रम लैंडर था और इसके अलावा एक रोवर था और एक ऑर्बिटर था, ठीक है। विक्रम लैंडर लैंड नहीं कर पाया था। उसके बाद में भारत एक और मिशन करने जा रहा है जिसका नाम है गगनयान। गगनयान मिशन जो है वह भारतीय वैज्ञानिकों को इसरो अपने ही रॉकेट से, अपने स्वदेशी तकनीक से अंतरिक्ष में भेजेगा और कुछ समय तक वो वैज्ञानिक अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में ही ठहरेंगे। जैसे कि अब तक ये काम नासा करती हैं, या रूस की एजेंसी करती हैं, या चाइना की एजेंसी या यूरोपियन एजेंसी करती हैं। लेकिन भारत एक ऐसा कंट्री बन जाएगा, उन देशों में शुमार हो जाएगा जो अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी तकनीक से अंतरिक्ष में भेजना चाह रहा है। इसके बाद में भारत का जो नेक्स्ट मिशन होगा जिसका नाम होगा आदित्य L1। ये स्पेशली गगनयान जो मिशन भेजा जा रहा है, आदित्य L1 जो है वह सूर्य की स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा भारत द्वारा। नासा के बाद भारत शायद दूसरा कंट्री, मुझे थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा कंफर्मेशन यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन आदित्य L1 के बारे में मैं थोड़ा सा जानता हूँ, अभी मेरे दिमाग से थोड़ा स्लिप हो गया है। ये सूर्य की स्टडी के लिए आदित्य L1 भेजा जाएगा। ये भारत के कुल मिला के मिशन है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। गगनयान जो मिशन है वह स्पेस में भारतीय वैज्ञानिकों को भेजेगा। उसके लिए कपड़े चाहिए। आपको भी पता है कि एस्ट्रोनॉट एक विशेष तरह के पोशाक पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, जिसमें लिक्विड कूलिंग होगी और हीटिंग गारमेंट्स, मतलब वो टेम्परेचर के अनुसार एडजस्ट हो सकते हैं। पहले क्या होता था कि जो कपड़े होते थे एस्ट्रोनॉट जो पहनते थे, जैसे नासा के वैज्ञानिक हो गए, रशियन वैज्ञानिक हो गए या चाइना के वैज्ञानिक हो गए, जब ये अंतरिक्ष में पहुंचते थे तो उनको स्वेलिंग भी होती थी और ईचिंग भी होती थी उन कपड़ों में, क्योंकि कपड़े कभी कभार हीट भी करते थे और कभी कभार आपको भी पता है कि जीरो ग्रेविटी के अंदर काफ़ी वहाँ ठंड भी होती है स्पेस में, तो काफ़ी हाइपोथर्मिया के भी शिकार हो जाते थे। इस वजह से एक विशेष तरह के कपड़े इसरो बनाना चाह रहा था, जिसका उन्होंने पेटेंट भी करवाया है। यानी अब पूरी तरह से इसरो जो है स्वदेशी तकनीक पर ही सारा काम करेगा। जैसा कि विक्रम लैंडर भी जो पहले बाहर से आया करता था, लेकिन भारत ने खुद इसका इजाद किया था। जो रशिया से आना था, लेकिन रशिया ने थोड़ी सी आनाकानी या थोड़ी लंबी प्रोसेस कर दी, इसलिए भारत ने खुद ही बनाया था। अब नेक्स्ट है PRIMIA। इसका अर्थ होता है प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन PRMIA के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं डॉक्टर नीरकर प्रधान को। ठीक है, बहुत ही चर्चित मुद्दा है।
एक नेक्स्ट मुद्दा है, कोविड अस्पतालों के लिए पीएम केयर फंड से 2000 करोड़ आवंटित किए गए, स्पेशली स्वदेशी वेंटिलेटर के लिए। और स्वदेशी वेंटिलेटर बनाने का काम जो कर रहा है वह भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेल जो कर रहा है वो स्वदेशी वेंटिलेटर बनाएगा और उसके लिए 2000 करोड़ पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। ये वही पीएम केयर फंड है, जब आपको पता होगा जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना की पेंडेमिक हुई थी, तो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने, बहुत बड़े बड़े साहूकारों ने, बहुत बड़े बड़े व्यापारियों ने और जनता ने भी काफ़ी पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की मुहिम पर उस केयर फंड के अंदर बहुत सारा पैसा जमा करवाया था, जिसको बार बार कांग्रेस पार्टी कहती रही कि पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ है। तो देखिए पैसा यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट मुद्दा है पूर्णिमा जैन। ये पूर्णिमा जैन एक निशानेबाज है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ठीक है। भारत की बहुत ही जानी मानी निशानेबाज है। नेक्स्ट है इंदिरा रसोई योजना, जो कि राजस्थान सरकार ने हाल ही में लॉन्च की है। आपको भी पता है कि कोरोना की वजह से पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जो है, मानव जाति पूरी तरह से हिल गई है। जितना इस वायरस से लोग प्रभावित नहीं हुए हैं, उतना वह बेरोजगार हो चुके हैं, भूखमरी की स्थिति बन चुकी है। तो इसलिए राजस्थान सरकार ने तय किया है कि राजस्थान में कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए, इसलिए उनके भोजन की आपूर्ति के लिए इंदिरा रसोई योजना संचालित की है। नेक्स्ट मुद्दा है ध्रुवा। ये ध्रुवा जो है इंडियन रिसीवर एक चिप है जो आईआईटी मुंबई ने बनाई है, तैयार की है। देखिए आपने गूगल पे अक्सर देखा होगा, गूगल मैप पे स्पेशली, गूगल मैप जो आपको बताता है, कोई भी आप अपनी लोकेशन से किसी और लोकेशन पर जाते हो तो गूगल में आपको एक रास्ता बताया जाता है कि इस रास्ते से आप इतने घंटे में पहुंचोगे, इस रास्ते से इतने घंटे में पहुंचोगे। अब वो काम ध्रुवा करने वाला है, यानी ध्रुवा आईआईटी मुंबई ने बनाया है। वह एक ऐसा एप्लीकेशन है जो गूगल मैप की जगह ले सकता है, ठीक है। एक नेक्स्ट मुद्दा है मेरापी ज्वालामुखी, जो हाल ही में इंडोनेशिया में फटा है। ध्यान रखना, इंडोनेशिया का सबसे प्रसिद्ध और सक्रिय ज्वालामुखी है अनाक क्राकाटो, ठीक है। अनाक क्राकाटो के बाद में ये मेरापी ज्वालामुखी जो अभी हाल ही में फटा है। एक और चीज मैं बता दूं कि इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, लेकिन अब इंडोनेशिया सरकार चाह रही है कि ईस्ट तिमोर उसका जो हिस्सा है वहां पर ईस्ट कलिमंतरो को नई राजधानी बनाया जाए। तो अभी ये नई राजधानी इंडोनेशिया की बनेगी, अभी तक आधिकारिक रूप से तय नहीं हुआ है, लेकिन बन सकती है। देखिए अभी हाल ही में चीन और भारत के साथ में लड़ाई चल रही है, तो मैंने सोचा कि दो मुद्दे तो कम से कम चीन और भारत से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने ये दो मुद्दे यहां पर लिए हैं। तो चीन और भारत के बीच में जो लड़ाई चल रही है, आपको भी पता होगा, गलवान नाम काफी सुनने में आ रहा होगा अभी हाल ही में। गलवान घाटी के अंदर चीन ने घुसपैठ की थी, तो भारतीय सैनिकों ने वहां से खदेड़ दिया। गलवान घाटी तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ इलाके हैं। देखिए एग्जामिनेशन बोर्ड जब भी पूछेगा तो गलवान का नाम नहीं लेगा, क्योंकि गलवान बच्चे बच्चे की जुबान पे चढ़ा हुआ है। हॉट स्प्रिंग डाल सकता है, पेगोंगत्सो डाल सकता है, या पेंगसांग डाल सकता है। ये डेप्सांग अभी हाल ही में नई जगह है जहां पर चाइना की आर्मी जो है वह एलएसी पर घुसपैठ कर रही है, ठीक है। तो लाइन एक्चुअल कंट्रोल एलएसी, देखिए एक नाम है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और एलएसी है वो इंडिया और चीन के बीच में है, ठीक है। लाइन एक्चुअल कंट्रोल के बीच में ये लाइन पर ये जो इलाके हैं, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग, पेगोंगत्सो घाटी और डेप्सांग, यहां पर चीनी जो आर्मी है वह घुसपैठ कर रही है, और इसी वजह से लड़ाइयां चल रही हैं चाइना और भारत के बीच में। तो ये कुल मिला के वो जगह है जहां पर चाइना की आर्मी जो है वह घुसपैठ कर रही है, ठीक है। इसी कारण से भारत ने अभी हाल ही में रूस से कुछ विमान खरीदना चाह रहे हैं, जो सुखोई 12 सुखोई विमान, 29 जेट विमान और 21 मिग विमान इमरजेंसी में अभी हाल ही में ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि भारत सरकार, मोदी सरकार को लगता है कि चाइना से निश्चित तौर पर आने वाले समय में भारत की भिड़ंत हो सकती है। इस कारण से
नेक्स्ट मुद्दा है, अभी हाल ही में मुकेश अंबानी को टॉप 10 अमीरों की सूची में फोर्ब्स ने शामिल किया है। फोर्ब्स हमेशा आपको पता है हर फील्ड की सूची जारी करती है, जिसमें टॉप 10 अमीरों की सूची में 9वां स्थान दिया है मुकेश अंबानी को। पूछा जा सकता है, देखिए कुशीनगर एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की जो घोषणा है भारत सरकार के मंत्रिमंडल ने हाल ही में की है। कुशीनगर एयरपोर्ट को क्यों किया गया, इसके पीछे एक वजह है। आपको भी पता है कि विश्व के लगभग 21 देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है, और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई, इंडिया के अंदर, और स्पेशली गौतम बुद्ध के जो स्थान है वह इंडिया के अंदर ही है, क्योंकि वो इंडिया में जन्मे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे चाइना हो गया, कोरिया हो गया, श्रीलंका हो गया, इन देशों में बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म जो है उनके जितने भी दर्शनार्थी आते हैं, यानी पर्यटक जो आते हैं, वह कहीं ना कहीं गौतम बुद्ध के स्थानों पर जाते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो कुशीनगर भी गौतम बुद्ध का एक धार्मिक स्थल है, बौद्ध धर्म से संबंधित। इसलिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया है। पहले क्या होता था, जब कुशीनगर जाना होता था बौद्ध यात्रियों को, तो वो पटना एयरपोर्ट उतरते थे और पटना से कुशीनगर जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है वोल्कन बोजिकर। ठीक है, यह यूनाइटेड नेशन महासभा के अध्यक्ष बने हैं, यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वीं महासभा के अध्यक्ष बने हैं वोल्कन बोजिकर। ठीक है, ये वोल्कन बोजिकर मूलतः टर्की के हैं। टर्की जिसे तुर्की भी कहा जाता है। तुर्की एक देश है, एक मुस्लिम कंट्री है यूरोप के अंदर, आपके कैस्पियन सागर के पास में। नेक्स्ट है CCH कोविड केयर होम्स, यानी अब हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं। ओडिशा सरकार ने कहा है हर ग्राम पंचायत के अंदर कि अब कोविड केयर एट होम्स, आप अपने घर में रहकर ही कोविड का यानी कोरोना का इलाज कर सकते हैं। देखिए ADB जिसकी फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB ने अभी हाल ही में अनुमान लगाया है कि 2021 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह 4% रहने वाली है, जो दोस्तों बहुत ही डेंजरस है। अगर ABD की रिपोर्ट सही हुई और भारत की अर्थव्यवस्था 4% तक रही, तो आप मान के चले 50% भारतीयों की नौकरियां, 50 क्या 60% भारतीयों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, अभी एक और ही मुद्दा चर्चा में रहा था, भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। भारत के अलावा मैक्सिको, आयरलैंड और केनिया और शायद कनाडा, आप एक बार देख लेना, ये 5 सदस्य चुने गए हैं। भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। आपको पता होगा सुरक्षा परिषद इंटरनेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग है, जिसके 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रशिया यानी रूस, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, कितने हो गए, चाइना, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 सदस्य हैं। और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। तो ये हैं कुछ मुद्दे जो आपके वीकली करंट अफेयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और मैं फिर कह रहा हूं इसमें से 50% मुद्दे आपके एग्जाम में, आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ज्यादा मैटर कर सकते हैं। तो इसको एक बार पूरा अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। मैंने आपकी राह आसान कर दी है थोड़ी सी। अच्छा, अब इस क्लास को यही वाइंड अप करने से पहले एक और चर्चा मैं करना चाहूंगा जो मैंने आपसे पहले भी की थी, और वो चर्चा है कि भारत वन मंत्रालय के द्वारा वन महोत्सव मनाया जाता है जुलाई महीने के फर्स्ट वीक में, यानी 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में। और हमारे आजाद फाउंडेशन ने तय किया है कि हम
भी वृक्ष लगाएंगे। और आपको मैंने पहले भी बताया, इस मुहिम में आपका साथ हमें ज़रूर चाहिए। और आप ज़्यादा ना सही हमें एक जो पेड़ है वह आप लगाएं और एक पेड़ किसी और को लगाने के लिए प्रेरित करें और इस मुहिम में हमारा साथ दें। हम युवा लोग हैं, हम अगर हमारे भविष्य को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भला कौन रखेगा। इसलिए इस मुहिम में हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमें साथ देंगे। 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य भारतीय वन महोत्सव के तत्वाधान में, वन मंत्रालय के तत्वाधान में और आज़ाद फाउंडेशन की ओर से एक एनजीओ है हमारा आज़ाद फाउंडेशन, और उसके तत्वाधान में हम वृक्षारोपण कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो आप सब लोगों का हमें सहयोग चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। फिलहाल के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।